हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके शो में। आज हम लोग भारत की अवस्थिति एवं विस्तार से संबंधित एमसीक्यू प्रश्नों को देखने वाले हैं। आज इसका ये पार्ट 1 होगा और आगे दिन जो है इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी अपलोड किया जाएगा। अगर आप इन सारे प्रश्नों को कर लेते हैं तो आपका भारत की अवस्थिति एवं विस्तार से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा और सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना देर किए हुए। सबसे पहला प्रश्न देखिए पूछा गया है। सबसे पहला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? किस द्वीप का अंग था ये पूछा जा रहा है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप या फिर कुश द्वीप। तो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार जो भारतवर्ष था वो जम्बू द्वीप का अंग था। किसका अंग था? तो जम्बू द्वीप का अंग था। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। देखिए, जम्बू द्वीप जो है पौराणिक भूगोल के अनुसार जम्बू द्वीप भूलोक के सप्त महाद्वीपों में से एक था। 7 महाद्वीपों में से जम्बू द्वीप एक महत्वपूर्ण द्वीप था। यह जो द्वीप है वो पृथ्वी के केंद्र में स्थित है। जम्बू द्वीप कहाँ है? पृथ्वी के केंद्र में स्थित है और इसमें 9 खंड हैं। कितने खंड हैं? 9 खंड हैं। कौन कौन से खंड हैं? तो ये है इलावृत है, भद्राक्ष है, किमपुरुष है और ये भारत। देखिए, यही भारतवर्ष का बात किया गया है। हरि है, केतुमाल है, रम्यक है, कुरु है या और हिरण्यमय है। ये 9 खंड है ये जम्बू द्वीप के, जिसमें से भारतवर्ष जो है यही मृत्यु लोक है और बाकी जो सारे 8 खंड बच गए, शेष 8 खंड, वो सारे क्या है? तो देवलोक हैं। इसमें चातुर्दिक लवण सागर है। कौन सा लवण सागर है? तो चातुर्दिक लवण सागर है। और जम्बू द्वीप का नामकरण क्यों हुआ? तो यहाँ पे जम्बू द्वीप का नामकरण जो हुआ, जामुन वृक्ष बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता था, इसका कारण इसका नाम जो है जम्बू द्वीप पड़ा। जम्बू द्वीप के क्रमानुसार जो बड़े द्वीप के नाम है इस प्रकार है। कुछ कुछ जो द्वीप हैं, प्लक्ष है, सलाम है, कुश है, क्रॉन्च है, शाक और पुष्कर, ये सारे उसके जम्बू द्वीप के जो है बड़े द्वीप हैं। तो ये सारा जो है जम्बू द्वीप में भारतवर्ष जो है किस द्वीप का अंग था? तो ये जम्बू द्वीप का था। 9 खंड है जिसमें भारत जो वर्ष जो है यही एक मृत्यु लोक है और शेष क्या है? देवलोक है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो इंडिया शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किस भाषा में किया गया? आपके ऑप्शन है उर्दू में, ग्रीक में, फारसी में या फिर अरबी में। तो जी हाँ, इसका सही जवाब क्या होगा कि इंडिया शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम वो ग्रीक भाषा में किया गया है। ग्रीक भाषा में। देखिए, ग्रीक लोगों ने भारतीय नदियों के, राजाओं के और शहरों के जो नाम है अपनी भाषा में अजीब नाम रखे हुए हैं। भारतीय नदियों के, भारतीय राजाओं के और शहरों के। जैसे उन्होंने क्या, पाटलिपुत्र, जो हम लोग पटना है, पाटलिपुत्र है, वो लोग इसको क्या बोलते हैं ग्रीक भाषा में? तो बोलते हैं पोली बेथरा। क्या बोलते हैं? पाली बेथरा। और मथुरा को उन्होंने मेटोरा कहा है और बल्ख को क्या कहा है? तो बैक्टीरिया कहा है। इसी बीच उन्होंने सिंधु को नाम दिया था क्या? इंडस, और झेलम को जो है हाइडेस्पिसिस, ये नाम दिया गया था। ये सारे जो नाम है वो क्या है? ग्रीक लोगों के द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा का बात करें तो कौन है? आपके ऑप्शन है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है या फिर 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है वो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। देखिए, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब भारत का अगर हम लोग अक्षांशीय विस्तार का बात करें तो अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये फैला हुआ है भारत का अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरीय विस्तार का बात करें तो क्या है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है, कि जो कि लगभग कितना है? तो 30 डिग्री है। कितना है ये? 30 डिग्री, जो कि लगभग 30 डिग्री है। कितना है? तो 30 डिग्री है। भारत विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में ये स्थित है क्योंकि उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। ये भारत के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और देश का विस्तार अगर उत्तर से दक्षिण तक का बात करें तो 3214 किलोमीटर, बहुत ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, 3214 किलोमीटर है। और अगर पूरब से पश्चिम तक का बात करेंगे तो क्या होगा? तो 2933 किलोमीटर। ये भी प्रश्न हमेशा एग्जाम में बनते हैं, तो बिल्कुल आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर
भारत का मानक मध्याह्न रेखा है जिससे समय का निर्धारण होता है। कौन सा वो देशांतर रेखा है? आपके ऑप्शन है 52 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, या फिर 82 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर है, या फिर 72 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, या फिर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो कौन सा देशांतर रेखा है भारत का जो समय का निर्धारण करता है? तो ये है 82 डिग्री 30 मिनट जो पूर्वी देशांतर है, ये आपका भारत में समय नापने का जो मानक समय का निर्धारण करने वाला रेखा है वो क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को चुना गया है। यह रेखा है कहाँ? तो ये रेखा है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर के नैनी में, इलाहाबाद जिले के मिर्जापुर शहर के नैनी में स्थित है ये रेखा। कौन? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत एक बड़ा देश है और इसके पूर्व और पश्चिमी छोरों में लगभग, अगर हम लोग बात करें, अभी हम लोगों ने अक्षांशीय विस्तार देखा 8 डिग्री से 37 डिग्री था, तो ये अगर पूर्वी और पश्चिमी छोरों की हम लोग बात करें या फिर देशांतरी विस्तार का बात करें तो 30 डिग्री का अंतर है। इससे अगर समय में क्या होता है, 2 घंटे का फर्क पड़ जाता है। इसलिए देश के मध्य से एक मानक रेखा का निर्धारण किया गया ताकि पूरे देश में एक समान समय का निर्धारण हो सके। इसीलिए भारतीय मानक समय कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? भारतीय मानक समय। किसको? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, क्योंकि 30 डिग्री का देशांतरीय विस्तार है इसका। तो अगर मानक मध्याह्न समय नहीं रेखा नहीं होता तो अलग अलग जगह पे अलग अलग समय होते। इस समय रेखा के कारण पूरे भारत में एक समान समय का उपयोग होता है, चाहे वो दिल्ली हो, कोलकाता हो या फिर कोई सा भी शहर हो। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। अब भारत का प्रमाणिक समय तो हम लोग देख लिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो वो कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है, देखिए, दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप या भोपाल के समीप। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इलाहाबाद के समीप है, इलाहाबाद के समीप है, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के मिर्जापुर शहर के नैनी जगह से ये गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो भारत का मानक समय निर्धारण रेखा है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम या ग्रीनविच माध्य समय, जिसको हम लोग जीएमटी बोलते हैं, से कितना आगे है? मतलब ग्रीनविच जो है, ग्रीनविच मीन टाइम कहाँ पे है? तो ये इंग्लैंड में स्थित है। 0 डिग्री देशांतर, उससे हम लोग कितना आगे है, कितना घंटा आगे है? तो ऑप्शन है आपका 7 घंटा 15 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा या फिर 3 घंटा 45 मिनट। तो कितना आगे है? तो 5.5 घंटा जो है हम लोग का समय जो है वो ग्रीनविच रेखा से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। ग्रीनविच माध्य समय बोले जीएमटी जिसको हम लोग बोलते हैं, समय का वैश्विक मानक है, पूरा वैश्विक मानक है, पूरे विश्व का मानक है ये ग्रीनविच माध्य समय, जो कि 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। और ये कहाँ पे है? तो इंग्लैंड में है। कहाँ पे? ग्रीनविच इंग्लैंड में स्थित है। भारत का मानक समय जो है जीएमटी से, जो ग्रीनविच माध्य समय है, ग्रीनविच मीन टाइम है, उससे 5.5 घंटा आगे है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर लंदन में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो आपके यहाँ या भारत में शाम के क्या बजेंगे? तो 5.5, मतलब 5.5 घंटा समय जो है वो आगे है। इसका कारण यह है कि भारत का मानक समय कितना है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में है। और अगर हम लोग 15 डिग्री पूर्वी देशांतर की तरफ जाते हैं तो समय 1 घंटा आगे बढ़ जाता है। 15 डिग्री पूर्वी देशांतर में जाएंगे, समय 1 घंटा आगे बढ़ जाएगा। 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर जाएंगे तो समय क्या होता है? 1 घंटा पीछे हो जाता है। तो हम लोग 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित हैं, तो इसलिए 5.5 घंटा समय जो है आगे है, क्योंकि 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का फर्क पड़ता है। और टोटल हम लोग का कितना हो गया? 5.5 घंटा हम लोग का समय आ गया है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, भारत की धुर दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से कितनी दूरी है? भारत की मुख्य भूमि की धुरी का बात करें तो विषुवत रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है 776 किलोमीटर, 867 किलोमीटर, 876 किलोमीटर या फिर 916 किलोमीटर। तो जी हाँ, इसका करेक्ट जवाब क्या होगा कि 876 किलोमीटर दूर है विषुवत रेखा से, जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या हो गया? इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट स्थित कहाँ है? तो निकोबार द्वीप समूह में, निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और इसका पूर्व नाम का बात करें तो लो हीचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, ये सारे नाम जो है इंदिरा पॉइंट का ही पूर्व नाम था।
लोहीचिंग बोलिए, पिग्मेलियन पॉइंट बोलिए या फिर पार्शन पॉइंट बोलिए। विषुवत रेखा से इसका दूरी पूछा गया है, जो दूरी कितना है विषुवत रेखा से, तो 876 किलोमीटर इसका दूरी है, बिल्कुल आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। स्थलीय सीमा भारत की कितनी लंबी है। देखिए दो सीमा है, एक है तटीय जो समुद्र से लग रहा है और एक है स्थलीय सीमा। तो भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है, तो 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। देखिए 15,200 किलोमीटर। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में 15,106 मिले, 15,200 मिले या 15,280 मिले, ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही आपके। भारत का जो स्थलीय सीमा है वो 17 राज्य को छूता है और 7 देशों के साथ ये लगती है, भारत की स्थलीय सीमा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप, निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की लंबाई पूछा गया है। मतलब समुद्र तट की लंबाई आपको बताना है, जिसमें भारत का मुख्य भूमि भी होगा और इसमें अंडमान निकोबार भी लिया जाएगा और लक्षद्वीप को भी ऐड करना है। तो टोटल जो इसका समुद्र तट का लंबाई का बात करें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को ऐड करके तो कितना हो है इसका, तो ये है 7,516.6 किलोमीटर। कितना है, 7,516.6 किलोमीटर ये है। भारत का समुद्र तट विश्व के सबसे बड़े तटीय क्षेत्रों में से एक है। मुख्य भूमि और द्वीप समूहों को मिलाकर भारत के जो समुद्र तट की कुल लंबाई का बात करें तो यह 7,516.6 किलोमीटर है। इसमें पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। पश्चिम में क्या हो गया, पश्चिम में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर के किनारे आते हैं। ये तटीय सीमा में ये सारे किनारे आते हैं। यह तटीय क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या क्या इसका अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है, तो यहाँ पे मछली पकड़ने का कार्य होता है, यहाँ पे बंदरगाह है, यहाँ पे व्यापारिक जहाजों का आना जाना लगा रहता है। भारत के प्रमुख बंदरगाह हो गए जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, ये सारे यही तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बड़ा केंद्र के रूप में ये उभर कर सामने आता है, भारत का तटीय सीमा। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की तट रेखा की लंबाई क्या है। देखिए भारत की तट रेखा की लंबाई पूछा जा रहा है। अगर इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को ऐड कर दिया जाए तो हम लोग देखिए 7,516.6 किलोमीटर था, लेकिन सिर्फ भारत की तट रेखा की लंबाई पूछा जाए तो भारत की तट रेखा की लंबाई कितना है आपका, तो ये है 6100 किलोमीटर। कितना है, 6100 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई की बात हम लोग देख लिए थे कि 15,200 किलोमीटर है और द्वीप सहित जिसमें कि आपके लक्षद्वीप आ जाएंगे, अंडमान निकोबार आ जाएंगे, उसके साथ अगर हम लोग जलीय सीमा की लंबाई का बात करें तो ये था 7,516.6 किलोमीटर। लेकिन अगर मुख्य धरातलीय भाग का बात करें, अगर हम लोग आइलैंड या द्वीपों को छोड़ दें तो समुद्री सीमा की लंबाई कितना है, तो वो है 6100 किलोमीटर। सारे फैक्ट को बिल्कुल आप याद रखेंगे। यदि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूहों को भी सम्मिलित कर लिया जाएगा तो ये तटीय सीमा का लंबाई हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर। लेकिन अगर मुख्य धरातलीय भाग बोला जाए भारत का तो वो है 6100 किलोमीटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्नों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं 2.2%, 2.4%, 2.8% या फिर 3.2%। तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट भारत का क्षेत्रफल है, तो ये आपका करेक्ट आंसर कौन होगा, 2.42% है। कितना है, 2.42%। आपके ऑप्शन में 2.4% है, तो वही आपको आंसर टिक करना है। देखिए 2.42% है भारत का जो क्षेत्रफल है वो पूरा विश्व के क्षेत्रफल का, लेकिन 2.42% है। लेकिन अगर जनसंख्या का बात करें, लेकिन विश्व की जनसंख्या का बात करें तो 16% जनसंख्या भारत में निवास करती है। एरिया में 2.42% ही है, लेकिन जनसंख्या में 16% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। यहाँ की प्राकृतिक बनावट, संसाधन क्षमता आदि को देखते हुए जॉर्ज बीसी क्रैंसी हैं एक भूगोलवेत्ता, इन्होंने अपने भौगोलिक पुस्तक एशिया की भूमि एवं निवासी में लिखा है कि भारत को महाद्वीप कहलाने का उतना ही अधिकार है जितना कि यूरोप को। ऐसा इसलिए इन्होंने लिखा क्योंकि यहाँ पे विश्व की लगभग 16% आबादी जो है निवास करती है। क्या लिखा, भारत को महाद्वीप कहलाने का उतना ही अधिकार है जितना कि यूरोप को हम लोग महाद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न
नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? नेक्स्ट प्रश्न है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र, जो कि हाइट अगर बात करें किस पर्वतीय क्षेत्र का बात किया जा रहा है तो मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। पर्वतीय क्षेत्र भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट भाग जो है पर्वतीय क्षेत्र है? आपके ऑप्शन है 10.7%, 18.6%, 27.7% या फिर 43%। तो देखिए ये जो है हम लोग बात कर रहे हैं पर्वतीय क्षेत्र का, जो कि कितना मीटर ऊंचा होना चाहिए? 2135 मीटर या उससे अधिक समुद्र तल से। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कितना होगा? 10.7% जो है वो पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देश के कुल क्षेत्रफल का 10.7% भाग जो है उच्च पर्वतीय श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है, जिनकी ऊंचाई कितना है? तो समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक है। अगर समुद्र तल से 305 से 2135 मीटर की ऊंचाई का बात करें तो इसमें पहाड़ियाँ शामिल होती है, छोटी पहाड़ियाँ, जो कितना परसेंट है? 18.6%। ऊंचे पर्वत जो है वो 10.7% है, जिसका ऊंचाई 2135 मीटर या उससे अधिक हो, और जो 305 मीटर से 2135 मीटर तक पाए जाते हैं, जिसको हम लोग छोटी पहाड़ियाँ या पहाड़ियाँ से उसको हम लोग डिनोट करते हैं, तो वो है 18.7%। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का। नेक्स्ट प्रश्न है संपूर्ण भारत के कितने परसेंट भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार का बात किया जाए तो पर्वत का विस्तार देखिए कितना था? तो 10.7%। कितना था? 10.7%। आप पहाड़ियों का विस्तार का अगर बात करें तो हम लोग अभी देखिए कितना था? 18.6%। पर्वत आपका था 10.7% और पहाड़ियाँ जो थी 18.6%। अगर हम लोग इसको ऐड करें तो कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 29.3%। मतलब कितने परसेंट भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? तो ये आपका हो जाएगा 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। नेक्स्ट देखिए हम लोग देश के कुल क्षेत्रफल का 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार है, जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई हम लोग देख लिए क्या था? 2135 मीटर या उससे अधिक हो, और समुद्र तल से 305 से 2135 मीटर वाला जो पहाड़ियां हैं वो 8.7% है। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 29.3% आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है संपूर्ण भारत के कितने परसेंट भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो पठार का जो विस्तार है कितने परसेंट भूभाग पर पाया जाता है? पठार क्या हो गया? तो पठार हो गया 305 मीटर से 900 मीटर के हाइट का जो एरिया है वो सारा पठार हो गया। तो ये जो कितना एरिया में फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है आपका 27% एरिया में पठार का विस्तार है। देखिए हम लोग देखते हैं देश के कुल क्षेत्रफल का 10.7% भाग तो हम लोग उच्च पर्वत देख लिए, 305 से 2135 मीटर वाला पहाड़ियाँ देख लिया 18.6%, और ये तो टोटल मिलाकर हो गया 29.3%। और अगर हम लोग समुद्र तल से 305 से 915 मीटर ऊंचाई वाले पठारी भाग की बात करें तो पठारी भाग हम लोग का कितना है? 27.7% हम लोग का पठारी भाग है। बिल्कुल सारे फैक्ट को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो देखिए 10.7% तो आपका पर्वत हो गया, 18.6% पहाड़ियाँ हो गया, 27.7% ये पठार हो गया। ये क्या हो गया? पठार हो गया। तो ये 43% जो है ये क्या बच गया? तो मैदान का विस्तार है। किसका विस्तार है? तो मैदान का विस्तार है कितना? 43% में मैदान का विस्तार है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल ये हम लोग देख लिए, तो हम लोग का मैदान का विस्तार जो है 43% भाग पर मैदान का विस्तार है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहाँ तक है? समुद्र में कितना दूर तक जो है भारत का प्रादेशिक सीमा का विस्तार है? तो ये आपके ऑप्शन है 10 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, 14 समुद्री मील या फिर 15 समुद्री मील। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 12 समुद्री मील तक। 12 समुद्री मील तक जो है वो भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार है समुद्र में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के अनुसार प्रत्येक देश की प्रादेशिक जो है समुद्री सीमा उसकी तट रेखा से 12 समुद्री मील या फिर 22.2 किलोमीटर लंबी होती है, फैली हुई होती है। ये सारे देश का होता है। प्रादेशिक सीमा का बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून है, जिसके अकॉर्डिंग 12 समुद्री मील तक उसमें अपना अधिकार होता है
उस देश का। इस सीमा के भीतर उस देश को क्या क्या अधिकार मिले होते हैं, देखिए मत्स्य पालन का अधिकार, खनन करने का अधिकार है, समुद्री सुरक्षा, ये सारे अधिकार उनको होते हैं। इसके बाहर का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र कहलाता है, जहां किसी देश का विशेष अधिकार नहीं होता। भारत की यह समुद्री सीमा पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में हो गया बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर के साथ ये प्रादेशिक सीमा जो है भारत का जुड़ा हुआ है, जो भारतीय नौसेना और तटीय सुरक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो कि 12 समुद्री मील है। प्रादेशिक सीमा का विस्तार ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, भारत का संलग्न क्षेत्र। देखिए प्रादेशिक सीमा देख लिए, अब है कॉन्टिग्युअस जोन, जिसको संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील तक होता है? आपके ऑप्शन है 12 मील, 24 मील, 100 मील या फिर 200 मील। प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितना समुद्री मील तक होता है? तो ये 24 समुद्री मील तक होता है, कॉन्टिग्युअस जोन जिसको बोलते हैं। अविच्छन मंडल या संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। आधार रेखा से समुद्र में 24 समुद्री मील तक अविच्छन मंडल सीमा है। अविच्छन मंडल सीमा में क्या होता है? तो भारत को 3 प्रकार के अधिकार इसमें मिले हैं। क्या क्या मिले हैं? साफ सफाई का अधिकार, यह अविच्छन मंडल या कॉन्टिग्युअस जोन बोल रहे हैं, उसमें साफ सफाई का अधिकार भारत का है। सीमा शुल्क वसूली का अधिकार भी भारत का होगा और वित्तीय अधिकार भी ये सारे भारत के होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये देख लिया। अभी हम लोग कॉन्टिग्युअस जोन देखे, प्रादेशिक सीमा देखे। प्रादेशिक सीमा देखे 12 मील तक, कॉन्टिग्युअस जोन देखे 24 मील तक। अब बोल रहा है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या जिसको एकांतिक आर्थिक क्षेत्र भी कहते हैं, संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? पहले 12 समुद्री मील तक हो गया आपका क्या? तो 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक सीमा। उसके बाद उसके आगे 24 समुद्री मील तक हो गया आपका क्या? तो वो कॉन्टिग्युअस जोन या संलग्न क्षेत्र बोलिए। और संलग्न क्षेत्र से कितना आगे तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है? तो वो होता है 200 मील। कहाँ तक होता है? 200 मील तक, 200 समुद्री मील तक। अनन्य आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिसको हम लोग बोलते हैं, आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को 3 तरह के अधिकार प्राप्त हैं। क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं? 200 समुद्री मील तक भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। नए द्वीपों का निर्माण जो है वो इस पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का एरिया में वो कर सकता है। वैज्ञानिक परीक्षण कर सकता है। वैज्ञानिक परीक्षण वगैरह हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे व्हीलर द्वीप वगैरह हम लोग का है। आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक अर्थात अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का भी संपूर्ण अधिकार है। जो भी प्राकृतिक संसाधन वहाँ पे उपलब्ध हैं उसका दोहन हम लोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए मुंबई हाई, जो भारत का सबसे बड़ा तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र है, यह मुंबई के पास अरब सागर में छिछले समुद्र में अनन्य आर्थिक क्षेत्र में ही स्थित है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एरिया में ये पाया जाता है। यहाँ से 65% तेल का उत्पादन होता है। देश के 65% तेल का उत्पादन हम लोग बॉम्बे हाई से करते हैं, जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आता है। तो समुद्री सीमा को हम लोग देख लिए, एक प्रादेशिक सीमा हो गया, दूसरा संलग्न क्षेत्र हो गया और तीसरा हो गया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? समुद्र तट रेखा की लंबाई अभी हम लोग देख लिए थे। मुख्य भूमि का कितना था? तो मुख्य भूमि का था 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि का, और अगर द्वीप को भी मिला दिए तो 7516.6 किलोमीटर ये था द्वीपों से हुई। अब बोल रहा है कि कितने राज्य जो हैं वो समुद्र तट रेखा में हैं। तो समुद्र तट रेखा में कितने राज्य हैं? तो ये राज्य हैं आपके 9 जो हैं राज्य जो हैं, 9 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं भारत के समुद्र तटीय रेखा में आते हैं। वर्तमान में भारत के 9 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा, ये 9 राज्य कौन कौन से हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं? तो ये एक हो गया आपका गुजरात, फिर कर्नाटक, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है केंद्र शासित प्रदेश जो कि 5 है उनका संख्या, वो कौन कौन हो गया? तो आपका हो गया पुडुचेरी, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान और निकोबार हो गया, दादर एवं नागर हवेली हो गया और दमन और दीव। ये जो 5 द्वीप हैं ये भी समुद्री सीमा बनाते हैं, तटीय सीमा बनाते हैं। तो 9 राज्य हो गए और 5 केंद्र शासित प्रदेश हो गए जो
समुद्री सीमा साझा करते हैं भारत का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तट रेखा किसकी है जो सबसे लंबी है? आपके सामने ऑप्शन है कि आंध्र प्रदेश का, गुजरात का, तमिलनाडु का या फिर केरल का। तो बताइए किसका तट रेखा जो है भारत का, कौन से राज्य का तट रेखा सबसे लंबा है? तो अब इसका सही जवाब कौन हो गया? तो गुजरात। गुजरात का जो तट रेखा है वो सबसे ज़्यादा लंबा है। अरब सागर गुजरात राज्य को इसकी व्यापक तट रेखा देता है। अरब सागर के साथ ये सीमा अपना साझा करता है और गुजरात की 1214.7 किलोमीटर लंबी समुद्री तट है, जो देश की कुल मुख्य भूमि के तट का लगभग 23% सीमा जो है वो गुजरात बनाता है। यह सबसे लंबी मुख्य भूमि के किनारे वाला राज्य है कौन? तो ये गुजरात है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड या फिर मिजोरम। तो इसके लिए आपको ये जानना जरूरी होगा कि कर्क रेखा कौन कौन राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें उड़ीसा से ये गुजरती नहीं है। 8 राज्य कौन कौन है? तो कर्क रेखा किसको बोलते हैं? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन है? तो ये गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया या फिर मिजोरम हो गया। देखिए इसका कोड एक होता है, कोड क्या है? मित्र पर गमछा झार। क्या है? मित्र पर गमछा झार, ये कोड है इसका, मित्र पर गमछा झार ये है। इस कोड से आप याद रख सकते हैं कौन कौन से स्टेट हैं। देखिए मित्र से मी से मिजोरम हो गया, त्र से त्रिपुरा हो गया, पश्च से पश्चिम बंगाल हो गया, र से राजस्थान हो गया, ग से गुजरात हो गया, म से आपका मध्य प्रदेश हो गया, छ से छत्तीसगढ़ हो गया और एक हो गया झारखंड। क्या हो गया? एक हो गया झारखंड। तो 3 2 2 4 3 7 और 1 8, टोटल 8 राज्य से यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रेखा या फिर कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें उड़ीसा जो है इसमें नहीं आता है। कर्क रेखा के पार स्थित क्षेत्र में गर्मियों के समय सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। गर्मी के समय सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, जिससे जलवायु अत्यधिक गर्म हो जाता है। इन राज्यों में कृषि और मौसम पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। कर्क रेखा के जो दूसरे तरफ राज्य स्थित हैं वहां पर। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका बोला गया कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो जी हाँ, अभी हम जिसका बात कर रहे थे वो कौन सा? कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। यही रेखा जो है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है, जो अभी हम लोग देख लिए हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये सारे आपको याद ही होने चाहिए। अगर आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो ये बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया था कि भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा जम्मू कश्मीर से गुजरती है क्या? बिल्कुल नहीं गुजरती। हिमाचल प्रदेश से गुजरती है? नहीं गुजरती है। बिहार से भी नहीं गुजरती। कहाँ से गुजरती है? तो ये झारखंड से गुजरती है। मित्र पर गमछा झार जो हम लोग देखे थे, झार मतलब क्या? झारखंड। झारखंड से जो कर्क रेखा होकर गुजरती है और ये 8 राज्य दिए गए हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक पूछा गया है। मुख्य भूमि जिसमें द्वीप समूह को शामिल नहीं किया जाता है। तो मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक अगर पूछे, आपके सामने ऑप्शन है केप कैमरिन है, कैलिमियर पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है या फिर नॉरिमन पॉइंट है। तो कौन सा है? तो केप कैमरिन है। कौन है? केप कैमरिन जो है मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। केप कैमरिन जो कहाँ पे स्थित है? तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है, जहाँ भारतीय प्रायद्वीप संकरा होते हुए समुद्र में विलीन हो जाता है। कहाँ पे? संकरा होते हुए ये प्रायद्वीप जो है समुद्र में विलीन हो जाता है। जबकि भारत संघ जिसमें अंडमान निकोबार अगर हम लोग जोड़ लें, तो अगर दक्षिणतम बिंदु का बात करें तो वह है इंदिरा पॉइंट है। कौन है? इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ है? ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। लेकिन मुख्य भूमि पूछे तो आपका आंसर होगा केप कैमरिन। याद रखें क्या होगा? केप कैमरिन होगा, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल
कौन सा है? दक्षिण में सबसे दूर वाला पॉइंट जो है, सबसे सुदूर स्थल पूछा जाए तो कौन सा है? तो वो अभी हम लोग देखें इंदिरा पॉइंट है, जो कि कहाँ पे स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। कौन है? इंदिरा पॉइंट। क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। मुख्य भूमि को छोड़कर अगर हम लोग पूर्ण रूपेण भारत का बात करें, संपूर्ण भारत का बात करें, तो सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस ग्राम का नाम इंदिरा पॉइंट भारत की भूतपूर्व महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया था। इसका नाम क्या? इंदिरा पॉइंट रखा गया था। इसके पूर्व के नाम है, पूर्व में इसका नाम था ला हीचिंग, या फिर पिग्मेलियन पॉइंट बोलिए, या फिर पार्सन पॉइंट बोलिए, ये सारे नाम उसी के थे इंदिरा पॉइंट का। लेकिन 21 फरवरी 1949 को इसका नामकरण परिवर्तित कर दिया गया और इसका नाम हो गया क्या? इंदिरा पॉइंट। लेकिन आधिकारिक नामांकन समारोह जो है वो 10 अक्टूबर 1945 में ही किया गया था। लेकिन नाम परिवर्तित कब हुआ है? तो नाम परिवर्तित हुआ है आपका 21 फरवरी 1949 हुआ और इसका नाम हो गया है इंदिरा पॉइंट। पहले ला हीचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट, ये सारे नाम थे। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया यही कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो पार्सन पॉइंट भी उसी को बोलते हैं, ला हीचिंग भी बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी। तो ये सारे करेक्ट हैं, ये सारे नाम उसके ही थे। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? भूमध्य रेखा क्या हो गया? भूमध्य रेखा नीचे हो गया। भूमध्य रेखा के कौन सा स्थान जो है भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक स्थित है? तो वो आपका कौन होगा? जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वही जो है भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम स्थित है। और इसका जो डिस्टेंस है भूमध्य रेखा से वो है 876 किलोमीटर। कितना है? तो 876 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। ये सारे पॉइंट अभी हम लोग देख लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि भारत की भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन है? दक्षिण भाग तो देख लिए कि इंदिरा पॉइंट है। सर्वाधिक उत्तरी भाग का बात करें तो कौन सा होगा? इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, तो सारे तो इसी के नाम हैं। तो सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन है? इंदिरा कौल। इंदिरा कौल कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ स्थित है ये? जम्मू कश्मीर में स्थित है इंदिरा कौल, सबसे उत्तरी भाग है ये। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? आपका ऑप्शन है पाक जल संधि, पंबन चैनल, 10 डिग्री चैनल या फिर 9 डिग्री चैनल। तो मुख्य भूमि को, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जो अलग करने वाला चैनल है उसको हम लोग बोलते हैं पंबन चैनल। क्या बोलते हैं? पंबन चैनल। पंबन प्रकाश स्तंभ भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है पंबन चैनल? रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। पर स्थित 2 प्रकाश स्तंभों में से एक है। सरकारी स्रोतों से यह पंबन चैनल जो है पश्चिमेश्वर बिंदु प्रकाश स्तंभ भी कहलाता है। क्या बोलते हैं? पश्चिमोत्तरी बिंदु प्रकाश स्तंभ भी इसको बोलते हैं, पंबन चैनल को। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है? आदम ब्रिज, आदम ब्रिज, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो किन 2 देशों के मध्य स्थित है? आपके ऑप्शन है भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं श्रीलंका या फिर भारत एवं म्यांमार। तो यह आदम का पुल जो है वो भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। आदम ब्रिज, भारत और श्रीलंका। तमिलनाडु भारत के दक्षिणी पूर्व तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिम तट पर मन्नार द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है जिसको आदम ब्रिज बोलते हैं। ये चूना पत्थर से बना एक श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु जो था वो भारत और श्रीलंका के भूमार्ग को आपस में जोड़ता था। किसको? मन्नार द्वीप और रामेश्वरम द्वीप को जोड़ता था। किसको जोड़ता था? तो मन्नार द्वीप और रामेश्वरम द्वीप को जोड़ता था। ये चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है जिसको आदम ब्रिज भी हम लोग बोलते हैं। और हिंदू पुराणों के मान्यताओं के अनुसार इस सेतु का जो निर्माण है वो अयोध्या के राजा थे राजा श्री राम की सेना में 2 सैनिक थे जिसका नाम था नल और नील। इन्होंने किया था। कौन किया था? नल और नील के द्वारा यह आदम ब्रिज का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग कौन करता है? तो आपके ऑप्शन है कि मन्नार की खाड़ी,
10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल या फिर पाक जलडमरू मध्य। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो अलग करने वाला है वह है 10 डिग्री चैनल। क्या है? 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को बीच का जलमार्ग 10 डिग्री चैनल के नाम से भी जाना जाता है। यह चैनल अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। यह दोनों द्वीप समूहों को अलग करता है। अंडमान को निकोबार से ये अलग कर देता है। इसका नाम इस वजह से पड़ा क्योंकि यह 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, इसलिए इसको 10 डिग्री चैनल बोलते हैं, जो कि अंडमान और निकोबार को अलग करता है। यह जलमार्ग नौवाहन शिपिंग के लिए महत्वपूर्ण है और समुद्री सुरक्षा में भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए डंकन पास। क्या पूछा गया? डंकन पास किसके बीच स्थित है? आपके ऑप्शन है उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान। ये सारे प्रश्न बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान और कार निकोबार एवं छोटा निकोबार। तो जी हाँ, इसका सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है डंकन पास। क्या है? डंकन पास दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में स्थित है। भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में रटलैंड द्वीप को छोटे अंडमान द्वीप से अलग करता है। किसको अलग करता है? रटलैंड द्वीप को अलग करता है, छोटे अंडमान द्वीप से अलग करता है। कौन? डंकन पास या डंकन जल संधि बोलो। यह लगभग 48 किलोमीटर चौड़ी है और पश्चिम में बंगाल की खाड़ी को पूर्व में अंडमान सागर से जोड़ती है। क्या करती है? जल संधि क्या करता है? दो महासागरों को मिलाता है, जो दो स्थल खंडों को अलग करता है। तो कौन जल महासागरों को मिला रहा है, कौन जलाशयों को मिला रहा है? तो बंगाल की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ने का काम कर रहा है और दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान को अलग करता है। रटलैंड द्वीप को छोटे अंडमान से अलग करता है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का दीव एक द्वीप है। दीव एक द्वीप जो है कहाँ पर है? दमन के तट पर है, गोवा के तट पर है, गुजरात के तट पर है या फिर महाराष्ट्र के तट पर है? तो जी हाँ, इसका सही जवाब क्या है कि दीव जो एक द्वीप है वो गुजरात के तट पर स्थित है। आपका दीव एक द्वीप। दीव अपने खूबसूरत बीचेज चर्च और नेचुरल ब्यूटी के लिए दुनिया भर में पॉपुलर है। कौन? दीव जो है एक टूरिस्ट प्लेस है। इसमें चर्च है, नेचुरल ब्यूटी कारण ये दुनिया भर में प्रसिद्ध है। और यह जो है किस में स्थित है? तो अरब सागर में ये स्थित है और गुजरात के एक छोर पर यह स्थित है। यह टूरिस्ट प्लेस है दीव। दमन और दीव, लेकिन दीव द्वीप जो है वो किसके किनारे स्थित है? तो गुजरात के एक छोर पर ये स्थित है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि के बारे में बोला गया है। भारत और श्रीलंका को कौन सा जल संधि अलग करता है? आपके ऑप्शन है ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि या फिर 10 डिग्री चैनल। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है पाक जल संधि। न जाने कितनी एग्जाम में कितने बार ये पूछा गया है। तो भारत और श्रीलंका का अलग करने वाला है पाक जल संधि, पाक जलडमरू मध्य जिसको बोलते हैं। भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग में स्थित एक जल संयोगी है। यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिणतम पश्चिम में मन्नार की खाड़ी के साथ जोड़ता है और भारत और श्रीलंका को ये अलग करता है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। कितने भारतीय राज्य जो हैं वो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले में राज्यों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है 5, 3, 6 या फिर 4। तो जी हाँ, इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? 5 राज्य जो हैं, 5 राज्य जो हैं वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। और ये 5 राज्य कौन कौन हो गए? तो पहला हो गया पश्चिम बंगाल, दूसरा हो गया आपका असम, तीसरा हो गया मेघालय, चौथा हो गया त्रिपुरा और 5वां हो गया मिजोरम। ये राज्य भारत बांग्लादेश सीमा के अलग अलग हिस्सों पर स्थित है। यह सीमा लगभग 4096 किलोमीटर लंबी है। कितना लंबा सीमा है बांग्लादेश के साथ जो बना रहा है? तो 4096 किलोमीटर, जिसमें हम लोगों का 5 राज्य जो है, भारत का 5 राज्य वो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। और विश्व की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में से यह एक है। भारत बांग्लादेश सीमा पर दोनों देशों के बीच व्यापार, जनसंपर्क और सांस्कृतिक आदान प्रदान होते रहते हैं। व्यापार भी होते रहता है, जनसंपर्क और सांस्कृतिक आदान प्रदान ये होते रहता है। और इस सीमा के कारण जो 4096 किलोमीटर इतना लंबा सीमा है, इसमें सुरक्षा और अवैध प्रवासन जैसे मुद्दे भी महत्वपूर्ण बने रहते हैं यहाँ पर।
तो कितने राज्य? 5 राज्य जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आज जो है हम लोग ये भारत की भौगोलिक अवस्थिति एवं विस्तार का पार्ट 1 हम लोगों ने देखा। कल इसका पार्ट 2 भी आएगा, तो आप सारे क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से एक एक करके करते चलेंगे। मुझे यह पक्का विश्वास है कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद। अगर आपको चैनल अच्छी लग रही है, वीडियो पसंद आ रही है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।